हेलो एवरीवन, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। अभी तक हम ये देख रहे थे कि एक सेल जो है उसके सेल कंपोनेंट से बनता है, पर हमने अभी तक ये नहीं देखा कि कौन से कंपोनेंट से बनता है। तो आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक, ये कुछ सेल कंपोनेंट्स हैं जो एक सेल का पार्ट होते हैं और जिसकी वजह से कंप्लीट सेल बनता है। इन सब के कुछ अपने रिस्पेक्टिव काम होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती है जो ये एक साथ परफॉर्म करती है और जिसकी वजह से सेल अपना ऑल टुगेदर जो फंक्शन है वो काम कर परफॉर्म कर पाती है। इससे पहले हम ये देखें कि इन रेस्पेक्टिव चीज़ों का काम क्या है, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी किसी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, किसी के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन की प्रेजेंस इसलिए है ताकि एक दूसरे के मटेरियल का इंटरमिक्स ना हो सके और एक दूसरे का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रह सके और एक दूसरे को इंटरप्ट ना करे। जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है, ऐसे ही ये सेल ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन है ये अंदर के इन्वायरमेंट को और दूसरे सेल ऑर्गेनेली के इन्वायरमेंट के बीच में जो है एक दीवार खड़ी कर देती है, ताकि जो भी पीएच मेंटेन हो गया या फूड मेंटेन हो गया, जो भी न्यूट्रिशन मेंटेन हो गया या जो भी इनके अंदर लेना देना चलता रहता है उन सबको एक अच्छे से मेंटेन कर सके। इसलिए तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक लार्ज नेटवर्क होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है। ये दो टाइप की हो सकती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है डॉट फॉर्म के अंदर, और वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती, वो एकदम समतल होती है। अब ये जो राइबोसोम्स है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रोटीन को फॉर्म करने का काम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, इसलिए वो रफ टेक्सचर शो करती है और ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। और ये जो प्रोटीन है ये भेजे जाते हैं दूसरे ऑर्गेनेलीज के पास और सेल के पास में, डिपेंड जिनको जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये मैन्युफैक्चर करती है फैट के मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो एक सेल के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब प्रोटीन्स और लिपिड्स जो ये बनाते हैं ना, जैसे राइबोसोम प्रोटीन बना रही है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बना रही है, ये मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन का बिल्डअप करते हैं। तो इस बिल्डअप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ लिपिड और एंजाइम्स, लिपिड फंक जो है ना वो एज एन एंजाइम्स भी वर्क करते हैं, एज एन हॉर्मोन्स भी वर्क करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है कि ये एक ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स, यानी कि राइबोसोम ने तो प्रोटीन बना दिया, अब उस प्रोटीन को भेजना है तो ये चैनल्स के थ्रू उनको भेजने का काम करेंगे बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, कि साइटोप्लाज्म में किसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस को क्या चाहिए, इस तरीके से। ये ऑल्सो फंक्शन करता है और एज अ फ्रेमवर्क, यानी कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की ये स्पेस देगा, यानी कि सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, जितने भी बायोकेमिकल के रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस हो सके आराम से, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एनिमल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो लिवर होता है, उनमें लिवर की जो सेल्स होती है उनके अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। यानी ये अपना सरफेस देता है जिसके ऊपर ये जो डिटॉक्सिफाइंग केमिकल रिएक्शन से ये हो सके और बॉडी से जो भी पॉइजन है और ड्रग है उसे बाहर निकाल सके। फिर आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, बट ये फ्लैटेंड होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होता है। और जब इसकी एक स्टैक, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे हम सिक्के का एक स्टैक बनाते हैं वैसे जब ऐसे ही गोल्जी के जो मेम्ब्रेन्स है, गोल्जी मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स जो हैं इनकी प्रेजेंस जब स्टैक में होती है तो इन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। गोल्जी का काम क्या है कि गोल्जी एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने प्रोटीन बना दिया, अब उस प्रोटीन को जो भेजने का काम है, यानी किसके थ्रू वो भेजेगा, तो
उसने तो पैकेजिंग का और इनका काम कर दिया कि बनाने का काम कर दिया। अब डिस्पैच करने का काम जो है वो गोल्जी एपरेटस करता है। तो यहाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करेगा, यानी मेकिंग प्रोसेस है, और गोल्जी के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब इसका और क्या फंक्शंस है गोल्जी एपरेटस के, कि ये स्टोरेज का काम करता है, कि मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है प्रोडक्ट्स को, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो है उनको बनाने का काम करेगा। फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम्स का। अब ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन क्या है ये हम देखते हैं कि ये लाइसोसोम्स एक्चुअली एक तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ को काट काट के छोटा कर देते हैं। यानी जैसे एक शुगर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स शुगर हो गई, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के सिंपल शुगर बनाने का काम ये लाइसोसोम करते हैं। ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। इन एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल के एक वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का फॉर्मेशन भी करता है। ये ब्रेक डाउन करेगा जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, या जो भी वॉर्न आउट या जो ख़राब सेल्स है उनको भी तोड़ के बाहर कर निकालने का काम जो है यही करेगा। इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग्स इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो सेल डैमेज हो गई, सेल के डैमेज होने की वजह से लाइसोसोम डैमेज हो गया, और जब लाइसोसोम के अंदर जितने जो पावरफुल एंजाइम्स थे वो बाहर आ गए, तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो खुद की ही सेल्स को खाने लग जाएंगे, जिससे कि वो इस वजह से क्या होगा कि वो अपने ही सेल्स को डैमेज कर लेंगे। इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। फोर्थ आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है। क्यों? जैसे अगर आज हम हमारी बात करें तो हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमें एनर्जी मिलती है हमारे खाने पीने से। तो ऐसे ही जब सेल को एनर्जी चाहिए तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस टाइप की होती है। पोरस यानी जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स की प्रेजेंस है। ये फोल्डिंग्स की प्रेजेंस होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ताकि एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एक एनर्जी करेंसी है सेल की, उसका जो सिंथेसिस प्रोसेस है, यानी जो उसकी सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है वो बढ़ सके। इस वजह से वो इनर फोल्ड्स प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के जो काम आता है वो हो गया राइबोसोम्स, और खुद का डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल की माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप की एनर्जी देगा, कितनी देगा, इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये इसके पास अपना खुद का क्रोमोसोम होगा, खुद का डीएनए होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली हो गई सेल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पार्ट हो गया प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को लेकर दो बातें हैं। पहला कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और दूसरा ये एनिमल्स में एब्सेंट होगी। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स एंड एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दो तरीके की होती है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो वर्ड है क्रोमोप्लास्ट, उसमें जो क्रोमो मीन्स कलर यानी कलर्ड प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूको का मतलब हो गया वाइट यानी कलरलेस प्लास्टिड। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो उसको कलर इम्पार्ट करेगा, जिसकी वजह से हम उसे क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। वही जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वो मटेरियल्स जैसे प्राइमरी ऑर्गेनेलीज हो गई, ये ऑर्गेनेली है जो स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। सो प्लांट के अंदर जो स्टोरेज का काम हो गया कि जिसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स का स्टोरेज होगा वो हो गया ल्यूकोप्लास्ट। और प्लांट में ही क्लोरोप्लास्ट का काम ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल चाहिए, ग्रीन पिगमेंट, उसके सिंथेसिस और उसकी प्रेजेंस हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी।
क्लोरोप्लास्ट ये बेसिकली इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस होती है और एक दूसरे के अंदर धसी हुई होती है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रोमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के अंदर। और ये प्लांट्स में एक ऐसा सेल हो गया प्लास्टिड्स, जिसमें इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। तो प्लांट के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों की प्रेजेंस होगी और इन दोनों के पास में ही खुद का डीएनए प्रेजेंस है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंस है। और एनिमल में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है, नो प्लास्टिड्स। तो उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके पास में उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली एक एम्प्टी सैक होता है ना, उस तरीके से कि एक गोल है, एक गोला है रैंडम शेप का, गोल टाइप, और उसके अंदर बेसिकली वो एक स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। एनिमल्स के अंदर इसकी साइज़ छोटी होती है, प्लांट में काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी बार कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि 50 to 90% जो है वो एरिया, लाइक जो वॉल्यूम है सेल का, वो कवर कर लेता है। ये प्रोवाइड क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे स्टोरेज और में रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे कि भाई अच्छे से जो भी फॉर्म करें प्लांट, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, शुगर हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, इन सबको अच्छे से स्टोर करने का काम जो है वो वैक्यूल करता है, जो इसका एक मेन और बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मेजर रोल है वैक्यूल का। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए उसके अंदर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्पेशलाइज वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है और जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी एक्सेस वाटर और वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम वैक्यूल्स करती है। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा।